जरा सोचो, तुम्हारी उम्र 25 साल है, हाथ में कोई नौकरी नहीं, जेब हमेशा खाली रहती है, घर में बूढ़ी होती माँ की चिंता दिन रात खाए जा रही है, और ठीक ऐसे मुश्किल वक्त में अचानक तुम्हें मिलता है सोने का इतना बड़ा खजाना जिसे देखकर तुम्हारी आंखें यकीन ही न करे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स फिलिन से, जो अपने कुछ साथियों के साथ पिरामिड को देख रहा होता है। वह पिरामिड के बनावट को लेकर बड़ा ही प्रभावित होता है और कहता है कि इसकी संरचना इतनी सटीक है कि अगर अंदर की दीवारों को जरा सा भी हिलाया जाए तो पूरा का पूरा पिरामिड गिर सकता है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह कोई असली पिरामिड नहीं बल्कि कॉलेज के एक हॉल स्टूडेंट ने इसकी प्रकृति बनाई हुई थी। स्टूडेंट मिलकर रस्सियों की मदद से उसके ऊपर का कैप स्टोन फिट कर देते हैं, जो देखने में सोने जैसा चमक रहा था। इसके बाद प्रोफेसर सबको बताते हैं कि इस छोटे पिरामिड को बनाने में असली प्राचीन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यह सुनकर स्टूडेंट खुशी से ताली बजाने लगते हैं। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो फिलिन अपने प्रोफेसर से कहता है कि वह कॉलेज की ट्रांसलेशन टीम को संभालना चाहता है। इस पर प्रोफेसर जवाब देते हैं कि तुम्हारे बाकी साथी बाहर जाकर अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक कॉलेज की दीवारों तक ही सीमित हो। अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ करने की जरूरत है, वरना तुम्हारी माँ पर बोझ बढ़ता जाएगा। यह सुनकर फिलिन चुप हो जाता है और थोड़ा निराश होकर घर लौट आता है। असल में वह एक बेहद होनहार लड़का है, लेकिन 30 साल की उम्र पार करने के बाद भी उसका करियर शुरू नहीं हुआ है। यही वजह है कि उसकी माँ हमेशा परेशान रहती है, क्योंकि फिलिन का ना दोस्त है, ना गर्लफ्रेंड और ना ही कोई कमाई का जरिया। आगे कहानी में हम देखते हैं कि जब फिलिन घर पर होता है तभी डोरबेल बजती है। उसकी माँ बताती है कि उसने अपने सहेली की बेटी डेबरा को बुलाया है ताकि वह फिलिन से मिले और शायद दोनों में कुछ आगे बढ़ सके। डेबरा अंदर आती है और थोड़ी बातचीत के बाद पता चलता है कि वह सोशल वर्कर है, जबकि फिलिन अब भी स्टूडेंट है। बातें करते करते डेबरा उसे यह एहसास दिला देती है कि वह अब खुद और अपनी माँ पर बोझ न बने, बल्कि जिंदगी में कुछ कदम आगे बढ़ाए। फिर डेबरा बहाना बनाकर चली जाती है और फिलिन अपने कमरे में लौटकर किताबों में व्यस्त हो जाता है। इसी दौरान उसकी माँ वहाँ एक लिफाफा रख जाती है। जब फिलिन उसे खोलता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस खाली कागज पर अपने आप शब्द बनने लगते हैं और कुछ ही देर में वह एक इंटरव्यू लेटर में बदल जाता है। यह लेटर दरअसल मेट्रोपॉलिटन पब्लिक लाइब्रेरी से होता है, जहाँ फिलिन का इंटरव्यू तय किया गया है। किताबों से लगाव देखते हुए यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। अगले सीन में फिलिन लाइब्रेरी पहुँचता है और देखता है कि वहाँ दर्जनों लोग उसी इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। इतना बड़ा मुकाबला देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वह बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी एक अनजान आवाज आती है जो उसे अंदर आने के लिए कहती है। अंदर पहुँचते ही वह एक महिला के सामने इंटरव्यू देना शुरू करता है। सामने बैठी महिला फिलिन से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, आखिर तुम्हें ही इस नौकरी के लिए क्यों चुना जाए। फिलिन आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि उसे किताबों से बहुत लगाव है और वह कई भाषाओं का ज्ञान रखता है। इस हिसाब से वह इस नौकरी के लिए एक सही उम्मीदवार है। लेकिन उसकी दलील इंटरव्यू लेने वाली महिला को संतुष्ट नहीं करती। वह दोबारा वही सवाल दोहराती है। इस बार फिलिन अपनी कुर्सी से उठकर सीधे उसके पास जाता है और सिर्फ उसके हाव भाव देखकर उसके बारे में कई सटीक बातें बता डालता है। यह देखकर महिला काफी प्रभावित हो जाती है और उसके प्रति गंभीर हो जाती है। तभी कमरे में एक और गहरी आवाज गूंजती है। एक आदमी फिलिन से सवाल पूछता है और उसे परखता है। फिलिन उसका जवाब सही देता है और इसी के साथ यह तय हो जाता है कि फिलिन को नौकरी पर रख लिया जाएगा। इसके बाद वह आदमी सामने आता है जिसका नाम है जॉनसन। वह फिलिन को अपने साथ लाइब्रेरी के गहरे हिस्से में ले जाता है, यानी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। नीचे पहुँचते ही फिलिन देखता है कि हर दरवाजे पर सशस्त्र गार्ड तैनात हैं। यह देखकर वह हैरान होकर पूछता है, ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनकी सुरक्षा के लिए इतनी सख्ती करनी पड़ती है। जॉनसन मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम अपनी आंखों से लाइब्रेरी देखोगे तो सब समझ जाओगे। कुछ ही देर में दोनों लाइब्रेरी के उस हिस्से तक पहुँचते हैं जहाँ अनोखी और दुर्लभ चीजों का खजाना भरा है। यही फिलिन की नजर एक रहस्यमयी बॉक्स पर पड़ती है। वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से मानो कोई अजीब सी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। तभी जॉनसन फुर्ती से बॉक्स को बंद कर देता है और समझाता है कि यह दरअसल पेंडोरा का बॉक्स है। वह बताता है कि हजारों साल पहले एक लड़की ने इसे खोल दिया था, जिसके बाद इस बॉक्स से निकली दुष्ट शक्तियों ने पूरी धरती पर हजारों साल तक तबाही मचाई थी। लाइब्रेरी का और हिस्सा घूमते घूमते फिलिन को एक बेहद प्रसिद्ध तलवार दिखाई देती है, एक्सकैलिबर। यह अब भी पत्थर में फंसी हुई थी। जॉनसन मजाक में कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे निकाल कर देख सकते हो, लेकिन फिलिन हंसते हुए मना कर देता है और कहता है कि वह इतना योग्य नहीं है। साथ ही यह भी जोड़ता है कि उसकी माँ को यह जानकर सबसे ज्यादा खुशी होगी कि अब उसे इतनी अनोखी लाइब्रेरी में नौकरी मिल गई है। फिर अचानक जॉनसन गंभीर हो जाता है। एक्सकैलिबर तलवार अपने आप हवा में उड़कर फिलिन के गर्दन के पास आ जाती है। जॉनसन चेतावनी देता है कि इस लाइब्रेरी के राज किसी भी हाल में बाहर नहीं जाने चाहिए। यह कहने के बाद वह वहां से चला जाता है। इसके बाद हम फिलिन को रोजमर्रा की तरह लाइब्रेरी में ड्यूटी करते और फिर शाम को घर लौटते हुए देखते हैं। लेकिन अगले ही दिन कहानी मोड़ लेती है। जॉनसन जब लाइब्रेरी आता है तो देखता है कि वहाँ के अधिकतर गार्ड बेहोश पड़े हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता कि अचानक पीछे से कोई अनजान शख्स उस पर हमला कर देता है।
कैमरा एंगल बदलते ही हमें दो रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं जिनके हाथों में एक अजीब सी छड़ी जैसी वस्तुएं होती है। अगले दिन लाइब्रेरी में काम करने वाली एक महिला और जॉनसन दोनों को बेसुध हाल में पाया जाता है। होश में आते ही जॉनसन सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरे की ओर दौड़ता है। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वह उसकी दुनिया उलट देने जैसा होता है। काले कपड़ों में लिपटे कुछ रहस्यमयी लोग। जॉनसन उन्हें पहचान कर बताता है कि यह लोग दरअसल सरपेंट ब्रदरहुड नाम के एक शैतानी संगठन के सदस्य हैं और उन्होंने लाइब्रेरी से एक बेहद खतरनाक और प्राचीन वस्तु चुरा ली है, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी। जॉनसन समझाता है कि इस स्पीयर को अगर कोई कब्जे में ले लेता है तो उसे पूरी दुनिया पर शासन करने की शक्ति मिल जाती है। लेकिन राहत की बात ये थी कि बहुत समय पहले महान जादूगर लाइडन ने स्पीयर को 3 टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगहों पर छिपा दिया था ताकि कभी गलत हाथों में न जाए। अब फिलिन और जॉनसन के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, बाकी के 2 हिस्सों को पहले ढूंढकर अपने कब्जे में लेना, वरना सरपेंट ब्रदरहुड दुनिया को आग और अंधेरे में धकेल देगा। जॉनसन फिलिन को एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी किताब देता है, बुक ऑफ बर्ड्स। उसमें प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था कि स्पीयर के बाकी हिस्से कहाँ छिपे हैं। काफी मेहनत के बाद जॉनसन उस भाषा का कुछ हिस्सा समझाता है और बताता है कि पहला टुकड़ा अमेज़न के जंगलों में छिपा है। फिलिन सफर पर निकल पड़ता है। अमेज़न जाने वाली फ्लाइट में उसके सीट के पास एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी महिला बैठती है। फ्लाइट के दौरान फिलिन पूरी तरह किताब में डूबकर उस प्राचीन भाषा को समझने में मग्न रहता है। अचानक लैंडिंग से कुछ देर पहले वही सरपेंट ब्रदरहुड के लोग फ्लाइट में घुस आते हैं और फिलिन पर हमला कर देते हैं। वे उसे बेहोश करना चाहते हैं, लेकिन तभी उसकी बगल वाली महिला अपना असली रूप दिखाती है। दरअसल उसका काम लाइब्रेरियन की रक्षा करना है। वह फिलिन को बचाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच फ्लाइट अमेज़न के ऊपर से निकल रही थी। दोनों मजबूरी में पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और घने जंगल में उतरते हैं। जंगल में उतरने के बाद वह महिला अब अपना नाम बताती है, निकोल। वह मिशन में फिलिन की मदद करने के लिए वहाँ थी। दोनों किताब में बताए रास्तों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर सरपेंट ब्रदरहुड के लोग भी एक लोकल गाइड की मदद से उनका पीछा कर रहे थे। निकोल रास्ते में मिल रही झाड़ियों को अपनी तलवार से काटती जा रही थी और ब्रदरहुड उसी निशान की मदद से उनका पीछा करते हुए पास आते जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए निकोल अपनी अतीत का एक दर्दनाक राज फिलिन से साझा करती है। वह एक बार एडवर्ड नाम के साहसी और हैंडसम लाइब्रेरियन से प्यार कर बैठी थी, लेकिन उसकी यही गलती बन गई। एक रात जब वह एडवर्ड के साथ थी, अगली सुबह उसने पाया कि एडवर्ड गायब है। वह उसे ढूंढने निकली और देखा कि ब्रदरहुड के हत्यारों ने उसके सामने ही एडवर्ड का गला काट दिया। यही वजह थी कि निकोल आज किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती और हर जगह पर चौकन्ना रहती है। इसी दौरान जंगल की एक आदिवासी जनजाति फिलिन और निकोल दोनों को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाती है। सरदार की भाषा फिलिन को समझ नहीं आती, लेकिन जल्दी वह नोटिस करता है कि वे पुर्तगाली बोल रहे हैं। अपनी बुद्धिमानी से फिलिन उनसे बात करता है और उनका विश्वास जीत लेता है। आखिरकार सरदार उन्हें रात गुजारने के लिए अपनी नगरी में जगह दे देता है। सुबह होते ही अचानक सरपेंट ब्रदरहुड की फौज आदिवासियों के गांव पर हमला बोल देती है। भगदड़ मच जाती है। निकोल फिलिन को पकड़कर वहां से भाग निकलती है। दोनों दौड़ते दौड़ते एक गहरी खाई तक पहुंचते हैं जिसके नीचे उफनती नदी बह रही थी। उनके पीछे ब्रदरहुड के सैनिक भी पहुंच जाते हैं। कोई और रास्ता न देखकर दोनों खाई में छलांग लगा देते हैं और बहती नदी उन्हें घने जंगलों के भीतर दूर तक ले जाती है। कुछ देर बाद पानी से बाहर निकलने पर फिलिन आश्चर्य से बताता है, हम जिस जगह की तलाश कर रहे थे वह अब बहुत करीब है। सामने ही एक विशालकाय मंदिर खड़ा था जो एक महान और प्राचीन सभ्यता की धरोहर प्रतीत हो रहा था। मंदिर की दीवार के भारी पत्थरों को पीछे धकेलते ही एक गुप्त मार्ग खुलता है। अंदर बढ़ते ही वे एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि माया सभ्यता द्वारा रचा गया एक ऑप्टिकल भ्रम था। फिलिन की मदद से निकोल उस भ्रम से बाहर निकलती है। जैसे ही वे अंदर पहुँचते हैं, उनके सामने खजानों का अंबार फैला हुआ दिखाई देता है। लेकिन उस सारे खजाने के बीचों बीच एक चीज सबसे ज्यादा चमक रही थी, स्पीयर ऑफ डेस्टिनी का टुकड़ा। मगर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में एक बेहद खतरनाक जाल बिछा हुआ था, ऐसा जाल जो एक छोटी सी गलती पर उनकी जान ले सकता था। फिलिन और निकोल पूरी समझदारी से कदम दर कदम बढ़ते हैं। सांसें थाम देने वाला वो पल बेहद तनाव से भरा हुआ था। आखिरकार दोनों अपनी चतुराई से उस जाल को पार करने में सफल हो जाते हैं और सीधे उस खजाने तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे सावधानी से भाले का टुकड़ा उठाते हैं और जल्दी से मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलते हैं, अचानक ब्रदरहुड के लोग बंदूक तानकर सामने आ खड़े होते हैं। वही टुकड़ा उनसे छीन लिया जाता है और दोनों को बंदी बनाकर उनके लीडर के पास ले जाया जाता है। और यह देखकर निकोल स्तब्ध रह जाती है। ब्रदरहुड का लीडर और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड ही था। वही एडवर्ड जिसे निकोल अपना प्यार मानती थी। असल में एडवर्ड ने ब्रदरहुड का ही साथ दिया था और अपने मरने का नाटक पहले ही कर चुका था। एडवर्ड तुरंत फिलिन से बुक ऑफ बर्ड्स पढ़वाने की कोशिश करता है ताकि उससे आखिरी टुकड़े का ठिकाना पता चल सके। निकोल को मारने की धमकी देकर वह फिलिन से जबरन लोकेशन निकलवाता है। मजबूर होकर फिलिन बताता है कि तीसरा टुकड़ा कैलाश पर्वत में छिपा है।
हेलीकॉप्टर से सफर करते हुए एडवर्ड अपनी टीम के साथ कैलाश पहुंचता है। फिलिन और निकोल उसके साथ बंधे रहते हैं। मंदिर में पहुंचकर वे एक विशाल मूर्ति के पीछे छुपा हुआ तीसरा टुकड़ा पाते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए उन्हें एक जटिल पहेली सुलझानी होती है। फिलिन अपनी चतुराई से पहेली सुलझा लेता है, परंतु जैसे ही सफलता हाथ आने वाली होती है, एडवर्ड तुरंत टुकड़ा छीन लेता है। अब उसके पास तीनों टुकड़े पूरे थे। वह फिलिन और निकोल को मारने ही वाला था कि तभी धरती जोर जोर से हिलने लगती है। एक भीषण भूकंप आता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वे दोनों बंधन तोड़कर भाग निकलते हैं। इस बीच निकोल चुपचाप असली तीसरा टुकड़ा सुरक्षित कर लेती है। एडवर्ड के पास केवल 2 ही टुकड़े रह जाते हैं। अगला सीन हमें मंगोलिया के एक होटल में ले जाता है। यहाँ फिलिन जॉनसन को बताता है कि असली आखिरी टुकड़ा उसके पास सुरक्षित है। तभी कमरे में अचानक एक वेटर चैंपियन की बोतल लेकर पहुँचता है। फिलिन हैरान होकर कहता है, मैंने तो चैंपियन ऑर्डर ही नहीं की। तभी बाथरूम से निकोल बाहर आती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये चैंपियन मैंने मंगवाई है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और सीन रोमांटिक हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब फिलिन की नींद खुलती है तो उसका दिल दहल जाता है। कमरे में ना तो निकोल होती है और ना ही उसके पास स्पीयर का आखिरी टुकड़ा। असल सच्चाई सामने आती है। रात भर उसके साथ रहने वाली लड़की निकोल असली निकोल थी ही नहीं। वह दरअसल सरपेंट ब्रदरहुड की एक सदस्य थी, जिसने जादू और बेस बदलकर निकोल का रूप धारण कर लिया था और इसी चालाकी से उसने फिलिन के हाथ से स्पीयर का अंतिम टुकड़ा चुरा लिया। यह एहसास होते ही फिलिन घबरा जाता है और तुरंत अपने शहर लौट जाता है। फिलिन को यह राज मालूम हो चुका था कि स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के तीनों टुकड़े जोड़ने के लिए एक पिरामिड की शक्ति जरूरी है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि मिस्र के लगभग सभी पिरामिडों के कैप स्टोन रहस्यमयी तरीके से पहले ही गायब हो चुके थे। इसका मतलब साफ था, एडवर्ड की नजर कॉलेज कैंपस में मौजूद उस खास पिरामिड पर है। फिलिन तुरंत जॉनसन को साथ लेकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन अंदर दाखिल होने पर उसे पता चलता है कि एडवर्ड और उसके साथी पहले ही पहुँच चुके हैं और निकोल को उन्होंने बंदी बना रखा है। जैसे ही चांद आसमान पर आता है, पिरामिड चमकने लगता है। एडवर्ड स्पीयर को केंद्र में रखकर आसमान से गिरती दिव्य रोशनी में जोड़ देता है। उसे अपार शक्ति मिल जाती है, यहाँ तक कि वह अपने ही एक साथी का बलिदान लेकर उसकी उम्र अपने भीतर ट्रांसफर कर लेता है। बाहर जॉनसन और निकोल मिलकर ब्रदरहुड के सैनिकों से जमकर भिड़ते हैं। वही अंदर फिलिन सीधा एडवर्ड का सामना करता है, लेकिन एडवर्ड अब लगभग अजय हो चुका था और जल्दी फिलिन पर भारी पड़ने लगता है। हार मानने के बजाय फिलिन एक चतुर योजना बनाता है। वह पिरामिड की एक कमजोर दीवार के पास खड़ा होकर एडवर्ड को भड़काता है ताकि वह गुस्से में आकर वहीं पर हमला करे। जैसा सोचा वैसा ही होता है। एडवर्ड वार करता है, लेकिन फिलिन सही वक्त पर वहाँ से हट जाता है। वार सीधा पिरामिड की दीवार पर पड़ता है, जो धीरे धीरे खिसकने लगता है। दीवार हिलने से पूरी संरचना डगमगाने लगती है। ऊपर से कैप स्टोन टूटकर गिरता है और उसी ऊर्जा के विस्फोट में एडवर्ड दबकर मारा जाता है। स्पीयर के तीनों टुकड़ों को वापस लाइब्रेरी में सुरक्षित रख दिया जाता है। अंत में फिलिन को एक्सकैलिबर तलवार निकालते हुए दिखाया जाता है, यह संकेत करते हुए कि वह वास्तव में इसकी जिम्मेदारी योग्य है। आखिरी सीन में फिलिन अपनी माँ के साथ रेस्टोरेंट में दिखता है। उसकी माँ पास बैठी लड़की से फिलिन की पहचान करवाने की कोशिश करती है। अचानक असली निकोल सामने आती है और उससे किस करके न्यू एडवेंचर पर लेकर चली जाती है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।